नमस्ते दोस्तों, मैं नीरज दुगर आपका चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम क्या है और एनपीएस टीयर 1 के बारे में हम बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। मैं सिर्फ एनपीएस टीयर 1 ही डिस्कस करने वाला हूं क्योंकि एनपीएस टीयर 2 सही नहीं है। एनपीएस टीयर 2 सही नहीं है, अगर आपको पता है तो आप मुझे बताएं कमेंट करके कि ये क्यों सही नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो के एंड तक वेट करें, मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों नहीं सही है। आइए अब शुरू करते हैं। पहले समझते हैं एनपीएस क्या है। एनपीएस जो है, इन शॉर्ट, ये है पेंशन स्कीम और रिटायरमेंट स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। उसके बाद उन्होंने प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज को भी इसका एक्सेस दिया था। ये जो एनपीएस है ये रिटायरमेंट स्कीम है। तो रिटायरमेंट स्कीम मतलब इसमें आपको कंट्रीब्यूट करना है मंथली और ईयरली, और ये जो कंट्रीब्यूशंस होंगे वो कंट्रीब्यूशंस इन्वेस्ट किए जाएंगे एनपीएस मैनेजर्स द्वारा, और ये जो इन्वेस्टमेंट्स है ग्रो होंगे ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद आपको पैसा मिलेगा एट द एंड ऑफ द टेन्योर। तो हम लोग पहले समझेंगे कि एनपीएस में कितने तरह के जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो क्या क्या तरह के होते हैं। तो एनपीएस में 4 तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। पहला तो होता है इक्विटी, दूसरा होता है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तीसरा होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, और चौथा होता है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स। ओके, तो इसमें 2 तरह के चॉइसेस होते हैं। एक तो एक्टिव चॉइस होता है, एक ऑटो चॉइस होता है। ऑटो चॉइस में क्या है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिलेक्ट कर लें ऑटो चॉइस और सिस्टम अपने आप कैलकुलेट करके बेस्ड ऑन योर एज अपने आप एलोकेट कर लेगा बिटवीन दीज 4 एसेट क्लासेस। एक्टिव चॉइस में क्या है, आपको चॉइस मिलेगा कि आपको कौन से एसेट क्लास में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं जो पर्सनली करता हूं, मैं क्या करता हूं, जब मैं एनपीएस टीयर 1 में इन्वेस्ट करता हूं तो मैं एक्टिव चॉइस सिलेक्ट करता हूं, और मैं इक्विटी 75% सिलेक्ट करता हूं और गवर्नमेंट बॉन्ड्स 25% सिलेक्ट करता हूं। तो ये जो 75% का जो इक्विटी का जो थ्रेशोल्ड है वो अप टू 50 ईयर्स तक वैलिड है। 50 के बाद आपको 2.5 ईयर्स अपने आप कम होते रहेगा एवरी ईयर अप टिल 50%। तो हर साल फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स 2.5% कम होते जाएगा। तो अगर आपका इक्विटी एलोकेशन 75% है एट द एज ऑफ 50, तो 51 पे 72.5 हो जाएगा, 52 पे 70 हो जाएगा, और एट द एज ऑफ 60 वो 50% हो जाएगा। तो 50% इज द मैक्सिमम allocation that you can have in equity at the age of 60. Now let us understand how many pension fund managers are there. तो ये जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं ये आप फंड मैनेजर्स के साथ इन्वेस्ट करेंगे, आप गवर्नमेंट को नहीं देंगे, या फंड मैनेजर्स को देंगे जो ये पैसा मैनेज करेंगे और आपके लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेंगे। तो अभी पहले समझते हैं कि कितने फंड मैनेजर। तो देयर आर टोटल 7 फंड मैनेजर्स, 7 फंड मैनेजर जो आप चूज कर सकते हैं एनपीएस इन्वेस्टिंग के लिए। मैं सातों का लिस्ट यहाँ पे लगा रहा हूँ, आप देखेंगे इसमें एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, कोटक है, एसबीआई है। तो आप कोई भी सिलेक्ट कर लें। इसमें क्या है, एक मेजर बेनिफिट एनपीएस का क्या है कि आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत कम है। तो ये जो एक्सपेंस चार्ज करते हैं फंड मैनेज करने के लिए वो 0.1% है। तो 0.1% मतलब बहुत ही कम हो गया, एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड से तो बहुत ज्यादा कम हो गया। तो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो आप कोई भी आप हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं, बट रिटर्न्स में उतने ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होने वाले अगर आप एक्टिव चॉइस लेते हैं और इक्विटी और गवर्नमेंट बॉन्ड्स लेते हैं। तो आप कोई भी फंड मैनेजर के साथ जा सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं टीयर 1 और टीयर 2 क्या है। तो टीयर 1 बेसिकली क्या है, ये जो ऐसा अकाउंट है जिसके बिना टीयर 2 नहीं खोल सकता। तो टीयर 2 ओपन करने के लिए पहले तो आपको टीयर 1 ओपन करना है। टीयर 1 में जो भी इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशंस जाते हैं आपको उसी में टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे। टीयर 2 एक बहुत ही वॉलंटरी अकाउंट है। ये इसीलिए है कि आपको अगर कुछ और एक्स्ट्रा पैसा ऐड करना है और आपको कुछ सालों में निकालना है तो आप टीयर 2 से निकाल सकते हैं। टीयर 1 में क्या है, आपके पास प्री डिफाइंड रूल्स है विड्रॉवल करने के लिए। तो मैंने ये जो रूल्स है एक और वीडियो में डिस्कस किया है जहां पे मैंने टीयर 1 और टीयर 2 के डिफरेंसेस डिस्कस किए हैं। मैं उस वीडियो का लिंक यहाँ पे छोड़ता हूं, आप ये वीडियो जरूर देखें तो आपको समझ में आएगा कि टीयर 1 और टीयर 2 में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। बट इतना ध्यान रखें कि टीयर 2 जो इन्वेस्टिंग है वो आपके लिए नहीं है। टीयर 2 में टैक्स के जो रेगुलेशंस है अभी डिटरमाइन नहीं किए गए हैं। तो टैक्स के रेगुलेशंस बहुत ही एम्बिग्यूअस है, क्लियर नहीं है। तो आपको जो टैक्स है मार्जिनल टैक्स रेट पे भी भरना पड़ सकता है। तो टीयर 2 में टैक्स बेनिफिट्स कुछ नहीं मिलता, इन्वेस्टमेंट पे भी कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, और रिडेम्पशन पे भी कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ टीयर 1 पे ध्यान देना है। तो आप टीयर 1 पे ध्यान दें। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी टीयर 1 की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो टीयर 1 में जो आपको जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको सिर्फ टैक्स बेनिफिट्स लेने हैं। टैक्स बेनिफिट्स के अलावा आपको ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, क्योंकि अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा लॉक इन हो जाएगा। आपने मेरे दूसरे वीडियो में देखा होगा जहां पे मैंने टीयर 1 और टीयर 2 के डिफरेंसेस डिस्कस किए हैं। उस वीडियो में मैंने बताया है कि जो पार्शियल विड्रॉवल है, प्री मैच्योर विड्रॉवल है और फुल विड्रॉवल है, उसके क्या रूल्स है व्हेन इट कम्स टू टीयर 1। मैं आपको क्विकली उसका समरी दे देता हूं। तो टीयर 1 में जो अगर आपको फुल विड्रॉवल करना है एट मेच्योरिटी तो वो आपको एट द एज ऑफ 60 ही मिलेगा। आप ये 60 का जो विड्रॉवल है वो आप 75 तक एक्सटेंड कर सकते हैं। जब आप 60 पे विड्रॉ कर रहे हैं तो 60% आपको लमसम मिलेगा जो टैक्स फ्री रहेगा, और बाकी 40% से आपको एन्युटी खरीदना पड़ेगा। और ये जो एन्युटी के मंथली या एनुअल प्रोसीड्स होंगे वो आपको टैक्सेबल रहेंगे। सेकेंड हो गया प्री मैच्योर विड्रॉवल। अगर आपको प्री मैच्योर विड्रॉवल करना है तो अगर आपका जो टोटल कंट्रीब्यूशन है 2.5 लाख से उससे कम है और आपने 10 साल बिता लिए हैं एनपीएस में, तो आप पूरा प्री मैच्योर विड्रॉवल कर सकते हैं। उसके अलावा तीसरा हो गया पार्शियल विड्रॉवल। पार्शियल विड्रॉवल क्या है, पार्शियल विड्रॉवल मतलब आप 25% तक का विड्रॉवल कर सकते हैं अगर आपने 3 साल बिता लिए हैं एनपीएस एज एन एनपीएस इन्वेस्टर
और उसके बाद अप टू 25% ऑफ योर कॉन्ट्रीब्यूशन यू कैन विड्रॉ। तो ये जो 25% ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन जो विड्रॉवल अलाउड है वो पूरे टेन्योर में 3 बार ही अलाउड है, और ये भी अलाउड है बिकॉज ऑफ 4 रीजंस। पहला रीजन है आपकी चाइल्ड की एजुकेशन, दूसरा हो गया आपका चाइल्ड का मैरिज, तीसरा हो गया अगर कोई क्रिटिकल इलनेस हो गया उसके वजह से, और चौथा हो गया आपको अगर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए घर खरीदना है या कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये हो गए आपके रीजंस फॉर एनपीएस विड्रॉवल। तो आपको समझ में आ गया कि एनपीएस टीयर 1 में आपको पैसे ज्यादा क्यों नहीं इन्वेस्ट करने। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ टैक्स बेनिफिट्स आपको क्या क्या लेने हैं। तो इसमें 3 तरह के टैक्स बेनिफिट्स हैं। एक तो हो गया सेक्शन 80 सीसीडी 1 में, जिसमें आप अपना नॉर्मल 1,50,000 वाला कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है एज एन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। अगर आप एम्प्लॉई हैं और अगर आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है या सिर्फ एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन जा रहा है आपके सैलरी में से, तो उसमें आपको सेक्शन 80 सीसीडी 1 में टैक्स बेनिफिट मिलेगा अप टू 1,50,000। ये वही सेक्शन है जिसमें आपको पीपीएफ इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ईएलएसएस इन्वेस्टमेंट का टैक्स बेनिफिट मिलता है। दूसरा हो गया अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 2, यहाँ पे आपको 10% ऑफ बेसिक का टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये एम्प्लॉयर अलग से कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये आपकी सीटीसी का ही पार्ट होता है, बट इट इज टर्म्ड एज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। तो अगर फॉर एग्जांपल आपका जो बेसिक है 10 लाख रुपीज है और आपका 10% हो गया 1 लाख, और 1 लाख रुपीज अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो आपको 1 लाख रुपीज का अलग से टैक्स रिडक्शन मिलेगा ओवर एंड अबव दी 1,50,000 अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 1। जो लास्ट वाला है ये वाला ध्यान से सुनिएगा, ये अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 1 भी आपको एडिशनल 50,000 का डिडक्शन मिलता है अगर आप ये 50,000 इन्वेस्ट करते हैं। तो ये 50,000 का जो इन्वेस्टमेंट है आपको खुद के जेब से करना है और आपको ये टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है। तो आपके पास 3 टैक्स बेनिफिट्स हैं। आप इंश्योर करें कि आपको इतना बेनिफिट मिल रहा है और ये आप इन्वेस्ट करें एनपीएस में। अगर आपका एम्प्लॉयर नहीं करता है तो आप उनके पास जाके उनको बोलें कि ये क्यों फायदेमंद है और आपको ये क्यों करना चाहिए। आप उनको समझाएंगे तो मे बी वो लोग भी विड्रॉ करना, इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे और आपके लिए और टैक्स सेव कर सकते हैं। अब आप मुझे बताएं कि आप क्या करते हैं, कमेंट करें और बताएं कि आप क्या करते हैं, एनपीएस की आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।